हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी एटॉमिक मॉडल्स और इस एटॉमिक मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे अप टू बीएस लेवल। डिटेल में चलेंगे कि एक्चुअली क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इस एटॉमिक मॉडल को, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आई, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट आई, जिन्होंने एटम को अपने अपने नजरिए से, अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे 1898 में, वो था जे थॉमसन। जो पहला साइंटिस्ट है उसका नाम है जे थॉमसन। 1898 में उसने एटम को एनालाइज करने की कोशिश की, उसने एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उसने कहा एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो पहले साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है? वो उसका नाम है जे थॉमसन। इसने 1898 में कहा कि जो हमारे पास एटम है, दिस एटम इज एक्चुअली यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सपोज करें ये हमारे पास एक स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर। उसने कहा कि जो एटम है वो यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्जेस है इसमें। इसने एटम को इस तरह एक्सप्लेन किया। इसको आइडिया नहीं था न्यूक्लियस का, इसको आइडिया नहीं था किसी और चीजों का। उसने ये बात बताई और उसने ये भी बताया कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं सेम क्वांटिटी में उसमें नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हैं, जो इस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसकी ये बात थी कि एटम इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, टू साइंटिस्ट गीगर एंड मर्सडिन केम इनटू द फील्ड। who verified that, who analyzed that what is actually inside the atom। 13 साल के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड के ऑर्डर के तहत गीगर और मर्सडिन, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया कि व्हाट इज इनसाइड द एटम। इस एटम के अंदर है क्या? इसने कहा कि यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसमें पॉजिटिव चार्जेस पकड़ी हुई हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज फैली हुई हैं, पकड़ी नहीं फैली हुई हैं, इसमें पॉजिटिव चार्जेस फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे इस स्फीयर में। तो गीगर और मर्सडिन ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के ऑर्डर तहत ये वेरीफाई किया कि व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड द एटम। इस एटम के अंदर है क्या, कि वाकई ये बात सही कह रहा है जे थॉमसन। ये जे थॉमसन की बात है। तो 13 साल के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड के हुक्म के तहत (1913) दो साइंटिस्ट आए। एक आया साइंटिस्ट गीगर और दूसरा साइंटिस्ट था हमारे पास मर्सडिन। ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया कि एक्चुअली व्हाट इज इनसाइड द एटम। ओके, तो अब हम समझते हैं कि गीगर और मर्सडिन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे थे, और उन्होंने एक शीट लगाई, एक स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसलिए लगाई क्योंकि उसकी नेचर एक फ्लोरेसेंट, अगर कोई भी रेडिएशन उस पर हिट करेगा तो वो चमकेगी, उसकी ये नेचर है। दैट्स व्हाई वी आर टेकन एज जिंक सल्फाइड, बिकॉज इट इज एक्चुअली फ्लोरेसेंट। वो क्या है? वो चमकदार है, अगर कोई भी रेडिएशन उस पर हिट करेगा वो चमकेगी। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं क्या था। उन्होंने किया, एक सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। सपोज करें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और उन्होंने एक स्लिट ली और उसके बीच में एक नैरो स्पेस की, जिसको हम कहते हैं कॉलीमेटर। दिस इज कॉल्ड कॉलीमेटर। फिर आगे उसने एक स्लिट लगाई और यहां पर एक स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। जैसे रेडिएशन इस स्लिट से, इस प्लेट से क्रॉस करेंगे
तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, गीगर और मर्सडी ने ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन है ये डिफरेंट एंगल्स पर मूव कर रहे हैं। These radiations are actually moving at different angles, ये different angles पर मूव कर रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो अल्फा पार्टिकल है ये बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियाई के। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। ओके, और ये भी बताऊं जो हीलियम है इट मींस अल्फा पार्टिकल, इट्स मास इज एक्चुअली 8000 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास है उससे इसका 8000 टाइम्स मास ज्यादा है। जो हीलियम मास है that is actually 8000 times than that of mass of electron। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है? अगर हीलियम के 8000 हिस्से किए जाए, उसके मास के 8000 हिस्से किए जाए, तो उनका जो एक हिस्सा होगा वो बराबर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो ये भी बात बताते चले, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि जब भी ये रेडिएशन क्रॉस हो रहे हैं तो उनमें डिफ्लेक्शन आई। कोई ऐसा रेडिएशन था जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ 180 डिग्री पर, और कुछ ऐसे रेडिएशंस थे जो डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर्ड हो चुके। उसने इस तरह ये कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। तो उन्होंने कहा कि एक बात ये यार समझे, उन्होंने कहा कि जो एटम है जे थॉमसन के मुताबिक ये जो काम करें वो करें ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ जे थॉमसन। ये इनका सारा काम हो रहा है जे थॉमसन के काम पर। तो जे थॉमसन ने तो कहा कि जो एटम है ये जो एटम है एक्चुअली यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितने इसमें प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है उतनी इसमें क्या है नेगेटिव चार्जेस है। तो उन्होंने जब ये चीज ऑब्जर्व की कि सम रेडिएशंस आर डिफ्लेक्टिंग, कुछ ऐसे रेडिएशन है वो जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उनके जहन में यार एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उन्होंने कहा अगर वाकई जे थॉमसन करेक्ट है, जे थॉमसन के मुताबिक के जो पॉजिटिव चार्ज है इस स्फीयर के अंदर अवेलेबल है, सारे स्फीयर में फैले हुए हैं अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, तो गीगर और मर्सडी ने कहा अगर ये बात सही है इसकी, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? इवन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 8000 टाइम्स लेस देन अल्फा पार्टिकल है। क्या जो लेस मास पार्टिकल है क्या हाई मास को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, स्कैटर्ड करेगा? सो दैट वाज आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। Then how it is possible that whose mass is less than 8000 times less than mass of alpha particle they will reflect back? ये कैसे पॉसिबल है जिनका मास 8000 टाइम्स दूसरे मास से कम है, तो कम मास वाला कैसे उस ज्यादा मास को रिफ्लेक्ट बैक करेगा? दैट इज आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट सुनकर, ये देखकर गीगर और मर्सडी ने कहा कि ये इस तरह है कि कोई कैनन बॉल हो, कोई पत्थर हो, कोई बम हो, वो टिश्यू पेपर पर गिरे और टिश्यू पेपर उसको रिफ्लेक्ट बैक करे। क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज टिश्यू पेपर पर गिरे? कोई चीज का मतलब ये कोई कैनन बॉल हो, या जैसे स्नूकर वगैरह आप खेलते हैं ना वो कैनन बॉल होता है, वो कैनन बॉल गिरे किसी टिश्यू पेपर पर, क्या टिश्यू पेपर उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा? नहीं करेगा। आप कहेंगे सर जो बॉल है उसका मास हाई है, जो टिश्यू पेपर है उसका मास कम है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट दिस टिश्यू पेपर विल रिफ्लेक्ट बैक इट? सो देयर इज सेम सिचुएशन। Then how is possible that these less mass particle will reflect back alpha particle? ये alpha particle किस तरह reflect back करते हैं? तो इधर से इस जे थॉमसन का सवाल आता है। तो इस कॉन्सेप्ट से जे थॉमसन फेल होता है। तो अभी कैसे कह सकते हैं भाई कि अगर आपके पार्टिकल्स का मास भी कम है कि ये अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं? तो यहाँ पर जे थॉमसन फेल हो चुका। तो इन्होंने इसको फर्दर एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली एस्टिमेट किया गया है। फर्दर चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशंस क्या आती हैं, क्या इसके अंदर जो प्रॉपर चीज है वो आइडेंटिफाई करें। यहाँ से इनको एक क्लू मिला कि ये बात जे थॉमसन की गलत है, मगर फर्दर भी इन्होंने इन पर फर्दर काम किया गीगर और मर्सडी ने कि वाकई फर्दर आइडेंटिफाई कर ले, चेक कर ले कि वाकई ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इन्होंने फर्दर क्या किया, इसको मैथमेटिकली एस्टिमेट किया। उन्होंने इसको मैथमेटिकली एस्टिमेट किया। इस बात को देखने के बाद इस अल्फा पार्टिकल के वो रिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्ट है या जो स्कैटर्ड हुए डिफरेंट एंगल्स पर, इस बात को देखने के बाद इनके जहन में एक चीज आई
कि जो जे जे थॉमसन कहता है कि जो अल्फा पार्टी, जे जे थॉमसन जो कहता है कि जो एटम है दैट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। तो इनके ज़हन में कि ये बात आई, ये चीज सारी देखने के बाद कि इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली बात कुछ इस तरह है कि इस एटम के अंदर कोई एक सेंटर है, कोई एक ऐसी फिक्स्ड पॉइंट है जिस पर सारा मास लोकेट करता है, जिसको इन्होंने नाम दिया दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियस, दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि जो जे जे थॉमसन कहता है कि हर जगह पर इसमें पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है, मतलब जो सारा मास है वो हर जगह पर लोकेट करता है। तो ये सारी रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन देखने के बाद इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं भाई, एक्चुअली there is a particular point, there is a particular place in an atom where whole mass can be located, where whole mass can be appear, जिस जगह पर सारा मास appear होता है, उनको उन्होंने नाम दिया that is actually न्यूक्लियस। उन्होंने कहा इस जगह पर इसका सारा मास लोकेट कर सकता है। ओके, फर्दर इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया। हाउ, कैसे? अब देखें इसका एक दूसरा दलील लेते हैं। ये हमारे पास एक एटम का सरफेस है, दिस एटॉमिक सरफेस। जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एटॉमिक सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है नियर अबाउट 10⁻⁸। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10⁻13 वोल्ट पर मीटर है। एटॉमिक सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उन्होंने ये चीज भी मालूम की, जो न्यूक्लियस है इस एटम के अंदर, सपोज करें ये एटम है हमारे पास, इस एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस न्यूक्लियस एक्चुअली 10⁻21 वोल्ट पर मीटर, 10⁻21 वोल्ट पर मीटर। तो अब देखें, आप जैसे डिस्टेंस कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बढ़ती है ना। ये एटम है भाई, देखिए ये एटम है, ये सारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं, ये इसका सरफेस है। आप जैसे डिस्टेंस कम करेंगे तो फील्ड क्या होगी? फील्ड इंक्रीज होगी। आपने इस पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में और इसका, जैसे हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बढ़ती है। सरफेस पर ये 10⁻13 वोल्ट पर मीटर, और इसके एक न्यूक्लियस का जो सरफेस है, न्यूक्लियस सरफेस पर क्या है? 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नियर अबाउट जो डिफरेंस आता है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो होता है नियर अबाउट 10⁻8 वोल्ट पर मीटर का डिफरेंस आता है। कितना आता है डिफरेंस? 10⁻8 वोल्ट पर मीटर का डिफ्लेक्शन आता है। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻13 वोल्ट पर मीटर, ये ऑब्जर्व की जे जे थॉमसन ने, कि जे जे थॉमसन ने कहा कि एक्चुअली देयर इज दिस अमाउंट ऑफ फील्ड व्हिच इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, जो डिफ्लेक्ट कर रही है। और जो न्यूक्लियर फील्ड, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है। तो अब देखें किसकी फील्ड ज्यादा है? न्यूक्लियस की फील्ड ज्यादा है। न्यूक्लियस की फील्ड क्या है? ज्यादा है। वो कितने? 10⁻21 टाइम है, 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है। कितने टाइम ज्यादा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, तकरीबन 10⁻8 वोल्ट पर मीटर टाइम ज्यादा है, इतने टाइम ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन होगी वो ज्यादा होगी। सपोज करें एक रेडिएशन है, इधर से क्रॉस होता है, ठीक है, सरफेस से, तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, उसमें जो डिफ्लेक्शन आए वो आए 2 डिग्री पर। कितनी आई डिफ्लेक्शन? 2 डिग्री पर डिफ्लेक्शन आए। और जो रेडिएशन इसके साथ क्रॉस करेगा, इस न्यूक्लियस के करीब क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है न्यूक्लियस पर, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगी? ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो सपोज करें यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन एंगल होगी वो मान लेते हैं दैट इज एक्चुअली 5 डिग्री या 10 डिग्री, बात सेवा जो भी आप मान लें, मतलब इससे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपने देखा कि एक्चुअली ये माजरा, ये सीन है जो जे जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी बात गलत थी, ठीक है, ये इसकी बात क्या थी? गलत थी। जो गीगर और मर्सी ने ये चीज वेरीफाई की कि नो, पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट स्प्रेड इन होल एटम, सारे एटम में ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट नहीं है। दे आर लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उनको लोकेट किया गया है किस पर्टिकुलर प्लेस पर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस।
ये चीज इन्होंने बताई, गीगर और मर्सिडी ने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये चीज वेरीफाई है। ओके, तो यहाँ पर जे थॉमसन तो फेल हो चुका। जे थॉमसन की अगर बात सही होती तो पॉसिबल है कि सारे रेडिएशंस क्रॉस हो जाएं, या सारे रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएं, या सारे रेडिएशन किस एंगल पर स्कैटर्ड हो जाएं, मगर ऐसा हुआ नहीं। कुछ रेडिएशंस क्रॉस हो गए, कुछ रेडिएशन 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हुए, और कुछ रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर्ड हो चुके थे। तो इन बातों से ये चीज वेरीफाई हुई कि नहीं, अगर जे थॉमसन के मुताबिक अगर इस सारे एटम में चार्जेस स्पेरेडम फैली हुई हैं, तो होगा क्या, अगर सारे रेडिएशन आते तो सारे रेडिएशन या तो रिफ्लेक्ट बैक होते या सारे रेडिएशन किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। सम रेडिएशन क्रॉस हो गए, इमर्ज आउट हो गए, और सम रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हुए, और सम रेडिएशंस किसी डिफरेंट एंगल्स पर क्रॉस हो गए। अगर जो रेडिएशन इस न्यूक्लियर से थोड़े से इस डिस्टेंस पर जाते हैं तो ये रेडिएशन क्रॉस हो जाएंगे, और जो रेडिएशन इसके करीब आता है वो हो सकता है रिफ्लेक्ट बैक हो, रिफ्लेक्ट बैक ना स्कैटर्ड हो किसी डिफरेंट एंगल पर, और जो रेडिएशन इसके सेंटर पर आता है वो हो सकता है कि वो एक्चुअली 180 डिग्री पर बैकअप पे रिफ्लेक्ट बैक हो। दैट वाज एक्चुअली थिंग। जब इन्होंने रेडिएशंस बम्बार्ड किए, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, तो इनको ये ऑब्जर्वेशन मिली, अगर कोई ऐसा रेडिएशन है, ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस से दूर है, हो सकता है वो क्रॉस हो जाए, और जो इसके थोड़ा सा करीब है हो सकता है इसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। अगर ऐसा रेडिएशन अवेलेबल है जो इसके सेंटर पर हिट करता है, हो सकता है कि ये 180 डिग्री पर बैकअप पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन थी गीगर और मर्सिडीन की। जे थॉमसन ने तो कह दिया कि एटम में सारे प्लेस पर पॉजिटिव चार्ज फैली हुई हैं। अगर सारी चार्जेस भाई फैली हुई हैं तो सारे रेडिएशन या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए ना। सम रेडिएशंस क्रॉस क्यों होते हैं, सम रेडिएशंस रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं, सम रेडिएशन 180 डिग्री ऑफ बैकअप क्यों होते हैं। ओके, तो एक्चुअली इनको आइडिया मिला ना भाई, ये एक्चुअली बात कुछ इस तरह है कि इसके सेंटर पर मास लोकेट करता है। अगर इसके सेंटर पर रेडिएशन हिट करेंगे तो दे विल रिफ्लेक्ट बैक एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। इफ दे विल मूव some slightly away from nucleus, they can cross, they can emerge out. If some radiations are close to nucleus, they will deflect, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इनको ये ऑब्जर्वेशंस मिले। ओके, तो आपको पता है कि हम जितना करीब आएंगे इस न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के सरफेस पर क्या फील्ड है, 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है। ज्यादा फील्ड है, जब फील्ड ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं, ये जो रेडिएशन क्रॉस हो रहे हैं सरफेस से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 10⁻13 वोल्ट पर मीटर है, और इस पर क्या है फील्ड, यहाँ पर फील्ड 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है। तो न्यूक्लियस के करीब फील्ड ज्यादा है, न्यूक्लियस के सरफेस पर फील्ड ज्यादा है, और जो एटम है सारे एटम के सरफेस पर फील्ड क्या है, वीक है। सो दैट्स व्हाई वेयर इज हाई फील्ड देयर विल बी हाई डिफ्लेक्शन, वेयर इज लेस फील्ड लो फील्ड यू विल शो लेस डिफ्लेक्शन। ओके, तो ये छोटी मोटी बातें थी इनकी। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ मच न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सरफेस फोर्स। जो सरफेस पर फोर्स लग रहा है, एटॉमिक सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना वीक है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस के करीब फोर्स लग रहा है वो कितना स्ट्रांग है एज कंपेयर टू फोर्स ऑन द इट्स एटॉमिक सरफेस। अब फोर्स को एनालाइज करते हैं, तो ये चीज तो एक वेरीफाई हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10⁸ टाइम्स ज्यादा है फील्ड ऑफ सरफेस। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं फोर्स के बेसिस पर कि हाउ मच दिस न्यूक्लियर फोर्स ऑन द न्यूक्लियस ऑफ सरफेस is higher than, how many times higher than that of force on the atomic surface। जो एटॉमिक सरफेस पर फोर्स है वो कितना टाइम ज्यादा है, इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मैथमेटिकली, इसको एस्टिमेट करते हैं। तो इन्होंने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ये ऑब्जर्वेशंस मिले गीगर और मर्सिडीन को। भाई ये इस जगह पर भी ये फेल हो गया, थ्योरेटिकल देखा, थ्योरेटिकल भी ये तो रेडिएशंस पता नहीं डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसने कैसे कह दिया। तो उन्होंने फिर इसको एस्टिमेट किया इस तरह से, फील्ड के बेसिस पर
फर्दर हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स कि हाउ मेनी टाइम्स दिस न्यूक्लियर force on the surface of nucleus higher than that of force on the atomic surface. इस एटॉमिक सरफेस पर जो अल्फा पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लग रहा है इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के सरफेस पर, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कितने टाइम्स ज्यादा है, ये तो वेरीफाई है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसकी तो फोर्स भी ज्यादा होगा. सो नाउ हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइम्स दिस न्यूक्लियर फोर्स हायर देन दैट ऑफ एटॉमिक सरफेस फोर्स. इट्स ओके, आर यू गेटिंग वेरी वेल? ओके, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूं इस बात को. ठीक है, इसको अभी हम रिमूव कर लेते हैं. अच्छा, आपको मैं इधर ये बात बताता हूं थोड़ी ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए. जो हमारे पास न्यूक्लियर डिस्टेंस है, एक एटॉमिक डिस्टेंस, एक न्यूक्लियर डिस्टेंस. ये हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, वो कम है. और जो हमारे पास एटॉमिक डिस्टेंस है, वो एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, हायर है. जो न्यूक्लियस का वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 10⁻⁻⁻ में 15 मीटर. ठीक है, क्योंकि माइनस में जितना वैल्यू बड़ा होता है वो उतना ही कम होता है. ओके, तो हम कहेंगे इसका डिस्टेंस, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ये है, दिस इज आर ए न्यूक्लियर डिस्टेंस. और जो इसका एटॉमिक डिस्टेंस है, दिस एटॉमिक डिस्टेंस आर ए इज एक्चुअली 10⁻⁻ में 10 मीटर. ओके, अब हम इसको कहते हैं, इसका जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का वो लेते हैं F1, और जो इसका एटॉमिक सरफेस का फोर्स लगेगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻13 वोल्ट पर मीटर है, उसका जो फोर्स होगा वो होगा F2. अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स F1 इज हायर देन दैट ऑफ F2. F1 कितने टाइम्स ज्यादा है F2 से, क्योंकि जब ये कंडीशन है तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं दोबारा मेंशन कर लेता हूँ, जो न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है, ये E1 है. और जो E2 है हमारे पास सरफेस पर, एटॉमिक सरफेस पर क्या है, 10⁻13 वोल्ट पर मीटर है. ओके, इन चीजों को अभी हम कर लेते हैं इधर. आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सेम वैसे F2 भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. आपको पता है कि यहाँ पर जो R1 है वो क्या है हमारे पास, R1 इज एक्चुअली इक्वल टू, मतलब जो Rn है वो न्यूक्लियर F1 क्या है हमारे पास 10⁻⁻ में 15 माइनस में 15 होल स्क्वायर. और ये जो है वो है R, फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ. ठीक है, ये क्या है 10⁻⁻ में 10. ठीक है, अब हम इनका रेशो निकालते हैं F1 बाय F2 का. F1 बाय F2, जो F1 है वो क्या है हमारे पास 1/10⁻⁻ में 15 होल स्क्वायर. और जो F2 है वो हमारे पास क्या है 1/10⁻⁻ में 10 होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप इनके स्क्वायर को सॉल्व करें. ओके, सॉरी लाइट चली गई थी, थोड़ा सा इशू हो गया. ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं. इतना हमने किया, अब इसको सॉल्व करें, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस के सरफेस पर फोर्स लग रहा है अल्फा पार्टिकल्स पर, वो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एटम. ओके, अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻ में 30, 2 मल्टीप्लाई 15 यू विल गेट 30, और 1/10⁻⁻10, 2 मल्टीप्लाई 10 यू विल गेट 20. तो F1/F2, ओके, आपको ये मिलता है 10⁻⁻30 डिवाइड में 1/10⁻⁻ में 20 हमें ये मिलता है. अब इनको मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेते हैं.
ये देखें F1/F2 सेम है, 1/10⁻³ में 30 सेम है। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँ साइन को, तो पावर ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +20/1। ओके, अब हमें क्या मिला, हमें मिला F1/F2 इज इक्वल टू 10⁻20 अच्छा ये -20 है। ओके, अपान में 10⁻⁻30, ये -20 है, ठीक है भाई। ओके, ये -20/-30 है। अब अगर मैं इस 10⁻30 को 1 को, ये हमारे पास 1/10⁻30, ठीक है, इसको आप देखें, ये क्या है हमारे पास 1/10⁻30, तो -30। ओके, जब ये ऊपर आएगा तो ये 10⁻20 इंटू ये जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +30 हो जाएगा। तो 30 - 20 यू विल गेट 10। तो हमारे पास F1 में जो F2 होगा वो क्या होगा, 10⁻10। तो हम कह सकते हैं, इसको फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास F1 है, इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स F1 is actually 10⁻10 times of F2, 10⁻10 times of F2, वो से क्या है 10⁻10 times of F2 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, न्यूक्लियस की मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट फर्दर वेरीफाई हो जाए। इसकी फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड F1 की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है एक्चुअली 10⁻21 वोल्ट पर मीटर। ये न्यूक्लियस के सरफेस पर है, और जो न्यूक्लियस नहीं बल्कि एटम का जो सरफेस है F2 शो करता है फील्ड ऑफ एटॉमिक सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है, F2 मतलब E2 को शो करता है, और वो है हमारे पास तकरीबन 10⁻13 वोल्ट पर मीटर, 13 वोल्ट पर मीटर। तो अब देखें, जो हमारे पास F1 है वो क्या है 10⁻10 टाइम्स, इट मींस जो न्यूक्लियर फोर्स है जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻21 वोल्ट पर मीटर है, जो F1 है, जो न्यूक्लियर फोर्स है अल्फा पार्टिकल्स पर, वो 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा है किससे, वो ज्यादा है एक्चुअली इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके फोर्स से। अब देखें यार, मैं वन टाइम रिपीट कर लेता हूँ, जो F1 है वो 10⁻21, F1 का मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻21 वोल्ट पर मीटर। और जो F2 है शो करता है E2 को, जो E2 की फील्ड है इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ एटम के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है 10⁻13 वोल्ट पर मीटर है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है, जो F1 है ये फोर्स बिलोंग करता है न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस का फोर्स है अल्फा पार्टिकल्स पर, वो क्या है, वो 10⁻10, इट मींस 10⁻10 का मतलब ये 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा है फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एटम। जितना इस पर फोर्स लग रहा है इसके सरफेस पर अल्फा पार्टिकल्स पर, वो एक्चुअली 10⁻10 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस पर लग रहा है वो फोर्स 10⁻10, इट मींस 10⁻10 का मतलब ये कि 10 बिलियन टाइम्स फोर्स ज्यादा है न्यूक्लियस का, तो तभी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई है, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली मैथमेटिकली आइडेंटिफिकेशन अबाउट दी जे थॉमसन्स चार्ट्स। जो जे थॉमसन ने बातें की, यह उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। ओके।